वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैथ में वास्तविक संख्या का ये हमारा दूसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे थे। तो जो भी इस चैनल पर न्यू आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और उस वीडियो को आप आसानी से देख पाइएगा। PDF के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, उसको क्लिक करके टेलीग्राम लिंक पर पहुँच जाइएगा और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कल जहां तक आपको पढ़ाए थे उसमें आपको जो जो पढ़ा दिए थे एक बार उसको हम लोग देख लेते हैं। कल आपको हम संख्या किसे कहते हैं ये बता दिए थे, संख्या क्या होता है ये बता दिए थे। दूसरा रहता है संख्या के प्रकार में हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ लिए थे, वास्तविक संख्या पढ़ लिए थे। नेक्स्ट हम लोग देखे थे वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। पहला था आपका पूर्णांक, पूर्णांक हमने पढ़ लिया था। दूसरा हम पढ़ रहे थे दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। पूर्णांक में भी देखे थे, इसका दो पार्ट था, एक प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या। दशमलव में भी हम देखे थे दो पार्ट था, एक था शांत, एक अशांत। और जो अशांत था इसका दो पार्ट हमने देखा था, एक था आवृत्ति, एक था अनावृत्ति। इतना टॉपिक हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने ये देखा था कि वास्तविक संख्या क्या होता है जिसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ये हमारा था माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, बीच में होता था जीरो। जिसको इन रेखा पर दर्शा सकते थे उसको हम लोग कहते थे वास्तविक संख्या। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ये देखते थे, जो पूर्णांक संख्या होता था इसको हम लोग क्या कहते थे कि पूर्णांक संख्या P/Q के रूप का होता था और इसके Q का मान 1 होता था। क्लियर, ये पूर्णांक था। दशमलव संख्या में क्या होता था, P/Q के रूप में लिख भी सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं प्राकृतिक संख्या। जो प्राकृतिक संख्या होता था वो ऑलरेडी P/Q के रूप में होगा, क्योंकि प्राकृतिक जो था पूर्णांक का ही पार्ट था और इसके भी Q का मान 1 होता है। जो पूर्ण संख्या होता है वो भी P/Q के रूप में होता है और इसके भी Q का मान 1 होता है, क्योंकि ये भी पूर्णांक संख्या का ही पार्ट है, पूर्ण संख्या आपका। नेक्स्ट हमें पता शांत, शांत जो होता है उसको भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं और इसके Q का मान जो होता है 1 से अधिक, 1 से अधिक या 1 के अलावा कुछ भी, 1 के अलावा कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं। 1 के अलावा कुछ भी रहेगा लेकिन 1 नहीं रहेगा। अनावृत्ति में को हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो पूरे में सिर्फ एक संख्या ऐसा था जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको कहते हैं अनावृत्ति। ठीक है। बाकी बात जितना भी पढ़े हैं सबको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग कहते थे परिमेय संख्या, और जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग कहते थे अपरिमेय संख्या। यहाँ तक आपको हम पढ़ा दिए थे। तो दुनिया में जितना प्रकार का संख्या है या तो परिमेय है या तो अपरिमेय है। मैंने अगर परिमेय हो गया तो अपरिमेय नहीं होगा, और परिमेय नहीं होगा तो परिमेय होगा, क्योंकि हमने देख लिया कि परिमेय के अंदर पूर्णांक संख्या आती थी और ये आपका शांत आता था और अशांत आवृत्ति आता था, अशांत आवृत्ति। और जो अशांत अनावृत्ति, एक के पार्ट इसमें आता है अशांत अनावृत्ति, ये आपका होता है अपरिमेय संख्या। जो होता है रूट के अंदर कुछ भी आ जाता है तो वो आपका होता है अशांत अनावृत्ति, बशर्ते रूट के अंदर कुछ जो आए उसका वर्गमूल नहीं निकले। √4 का वर्गमूल निकल जाता है, ये आपका हो जाता है शांत। ठीक है। मैंने इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो जिसका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते, जैसे √11 का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो आपका अशांत होगा। क्लियर, यहां तक हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। नेक्स्ट हम लोग इसके आगे का पार्ट हम लोग देखते हैं। कहीं कहीं आपको परिभाषा देखिए, वास्तविक संख्या में परिभाषा आपको ये मिलेगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला देने से, परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला देने से कौन संख्या बनती है, वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वास्तविक संख्या यही दो, या वास्तविक संख्या जो होगा वो या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा। अगर परिमेय हो गया तो अपरिमेय नहीं होगा,
अपरिमेय हो गया तो परिमेय नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में ओवरऑल जितना भी पार्ट हम लोग वास्तविक संख्या में पढ़े हैं वो सब वास्तविक संख्या में एक अशांत अनावृत्ति छोड़ के सारा का सारा क्या था, परिमेय था। तो मैंने वास्तविक संख्या दो ही पार्ट का था, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो परिभाषा जिस हिसाब से भी हो उसको आपको समझने से मतलब है, आप समझ लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक हम लोग देखेंगे कि जो प्राकृतिक संख्या है, जो प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक और पूर्ण संख्या है और पूर्णांक संख्या है, इसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या था, धनात्मक पूर्णांक माने पॉजिटिव, गिनती की जिसको हम लोग जिसका उपयोग हम लोग गिनने में करते हैं, 1 2 3 4 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। इसी में अगर हम जीरो शामिल कर देते थे तो ये बनता था पूर्ण संख्या। इसी में ऋणात्मक माइनस वाला शामिल करते हैं, ये बनता है आपका पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे धनात्मक पूर्णांक के बारे में, मैक्सिमम रूप से पढ़ते हैं धनात्मक पूर्णांक के रूप में। मैंने अभी जितना भी बात पढ़ेंगे वो प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और आप लोग एग्जाम में कभी कंफ्यूजन नहीं हो जाए इसलिए समझिएगा, जीरो क्या है, धनात्मक है या ऋणात्मक है। क्वेश्चन कहेगा जीरो है, ऑप्शन नंबर ए धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी नन, क्या मारिएगा। तो जो आपका देख रहे हो जीरो, जीरो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक, मतलब नन। जीरो जो है ना धनात्मक है ना ऋणात्मक। अब प्राकृतिक संख्या जो है वो धनात्मक पूर्णांक है, मैंने प्लस वाले की हम लोग बात कर रहे हैं। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि प्लस वाली जो संख्या होती है, प्लस वाली जो संख्या होती है उसको दो कैटेगरी में बांटा है। एक संख्या ऐसा था जो दो से विभाज्य हो जाता था, दो से विभाज्य होता था, और कुछ संख्या ऐसे होती थी जो दो से विभाज्य नहीं होती थी। विभाज्य का मतलब कट जाना, विभाज्य का मतलब कट जाना। तो कोई भी संख्या आप मन में लीजिए, पूर्णांक होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक, उसमें भी क्या, पॉजिटिव। कोई भी संख्या अपने मन में लीजिए, अब पॉजिटिव लेना है और ये पूर्णांक लेना है। पूर्णांक का मतलब उसके क्यू का मान एक ही लेना है, मैंने नीचे में एक होना चाहिए। एक रहेगा तब पर भी ठीक, नहीं रहेगा तब पर भी ठीक। अब कुछ भी आप सोच लीजिए, चलिए जो मन में आपका आता है सोचिए। जैसे मेरे मन में आ गया 10 और 13 17 24 29 50, और हमको देखना क्या है, दो से विभाज्य है या नहीं, दो से विभाज्य है या नहीं। 10 दो से विभाज्य है, मैंने दो से कट जाता है तो आप कहिएगा बिल्कुल कट जाता है 5 बार। 13 दो से नहीं कटता है, 17 दो से नहीं कटता है, 24 दो से कट जाता है 12 बार में, 29 नहीं कटता है, 50 दो बार में दो से कट जाता है 25 बार में। तो हमने जो भी संख्या, आपके मन में जो भी संख्या हो आप ले सकते हो, या तो वो दो से कटेगा या तो वो दो से नहीं कटेगा। जब वो दो से विभाज्य हो जाएगा, कट जाएगा, उसे कहते हैं सम संख्या, उसे कहते हैं सम संख्या। और दो से विभाज्य नहीं होगा, मैंने दो से नहीं कटेगा, तो उसका नाम है विषम संख्या, उसे कहते हैं विषम संख्या। तो आप दिमाग में इतने रखिएगा, सम संख्या दो से कट जाता है, विषम संख्या दो से नहीं कटता है। नेक्स्ट अगर हम अगला टॉपिक लें, अगर आपको कहेंगे 12 सम संख्या है या नहीं, तो 12 को देखेंगे दो से कटता है कि नहीं कटता। अगर दो से कट जाता है तो इसका मतलब ये सम संख्या है। ठीक है, अब देखिए छोटी छोटी संख्या तो हम लोग बता रहे हैं, जैसे 12 15 18 20 ये सब संख्या है, तो इसको हम लोग आसानी से बता पा रहे हैं। लेकिन अगर बड़ा आ जाएगा 6 8 7 6 5 4 3 9 8 7 6 5 4, इसको पूछिए क्या ये सम संख्या है या नहीं, आप क्या करोगे, इसमें दो से डिवाइड करोगे। अगर कट गया तो सम संख्या है, नहीं कटा तो सम संख्या नहीं है। लेकिन इतना बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसको दो से भाग देने में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो दो से कोई भी संख्या दो से भाज्य है या नहीं, मैंने दो से कटेगा नहीं, ये डिपेंड करता है उसके लास्ट वाला संख्या के ऊपर। लास्ट वाला संख्या अगर कट जाता है तो पक्का है संख्या, पूरा संख्या भी दो से कटेगा। जैसे इसके लास्ट में कितना है, तो आप बोलोगे इसके लास्ट में 4 है, 4 दो से कट जाता है तो आप बोलोगे कट जाता है, तो इसका मतलब ये पूरा संख्या भी दो से कटेगा। अगर पूरा संख्या दो से कटा है इसका मतलब ये संख्या जो होगा कौन संख्या होगी,
सम संख्या होगी। चलिए एक सवाल और देते हैं। अगर कहेंगे 7 8 5 6 4 3 2 1, क्या ये सम संख्या है या नहीं? तो सम संख्या चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। इतना बड़ा संख्या में तो 2 से भाग दे नहीं सकते हैं, दे तो सकते हैं लेकिन उतना देना नहीं है। तो लास्ट वाला देखेंगे, लास्ट में कितना है, लास्ट में है 1। क्या 1 2 से कट जाता है? तब बोलिएगा नहीं कटता है। अगर नहीं कटता है तो इसका मतलब ये संख्या भी 2 से नहीं कटेगा और ये विषम संख्या होगी। कौन सी संख्या? विषम संख्या। तो सम संख्या विषम संख्या समझ में आ गया होगा। सम संख्या जो 2 से कट जाता हो, 2 से कौन कटेगा? लास्ट में जो 2 से कटता है उसका मतलब संख्या भी 2 से कट जाता है। तो जो 2 से कट जाता है उस सम संख्या, जो 2 से नहीं कटता है उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग अगला टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक आपका है भाज्य और अभाज्य। भाज्य और अभाज्य, इसको देखते हैं। भाज्य और अभाज्य। अब देखिए दुनिया में जितना प्रकार की संख्या है, जितना भी प्रकार की संख्या है, और ये सारा बात जो हमको देखना है पूर्णांक में देखना है, ध्यान रखिएगा। पूर्णांक मतलब उसके क्यू का मान 1 होना चाहिए। इन्हें बटा में नहीं सोच लेना, बटा में नहीं। भाज्य और अभाज्य इसको देखते हैं। अब कोई संख्या की अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं 10, ठीक है, अगर हम बात करते हैं 11, अगर बात करते हैं हम 15, अगर बात करते हैं हम 19, ठीक है, इतनी संख्या की अगर हम बात करें, जो आपके मन में आता है आप उसके बारे में सोच सकते हो। मेरे मन में ये आया था, हमने इसके बारे में सोचा। अब हम ये बोल रहे हैं कि 10 को कौन कौन संख्या काट सकती है। अगर हम आपको सिंपल एक क्वेश्चन बोले कि 10 को कौन कौन सी संख्या काट सकती है, तो 10 को 1 काट सकती है और 10 काट सकती है। 1 और स्वयं तो हर संख्या को काटेगी। इसके अलावा और कोई 10 को काट सकती है? तो बोलिए बिल्कुल काट सकते हैं, 2 भी काट सकते हैं। 10 को 2 भी काट सकता है। नेक्स्ट 10 को 5 भी काट सकता है। तो 10 को काटने वाला 1 और स्वयं के अलावा कौन कौन है? 2 है और 5। तो मैंने काटने वाला 1 और स्वयं के अलावा 1, ठीक है, और स्वयं के अलावा, स्वयं के अलावा हो तो वह भाज्य संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में क्या होगा? 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी ये कटेगा। 1 और स्वयं के अलावा ये अन्य संख्या से भी कटेगी। अगर हम 11 की बात करते हैं तो 11 को 1 तो काटेगा ही काटेगा और स्वयं 11 काटेगा ही काटेगा। इसके अलावा और कोई संख्या है जो 11 को काट सकती है? तो आप बोलिएगा नहीं है। मैंने 1 और स्वयं के अलावा और कोई संख्या 11 को नहीं काटती है। इसका मतलब ये जो संख्या होगी ये अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या में क्या होगा? इसको काटने वाला कितना चाहिए? 2 चाहिए। 2 में पहला क्या है? पहला आपका 1, दूसरा क्या है? स्वयं वही संख्या। 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है, नहीं कटता है, तो उसे कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। 1 और स्वयं के अलावा किसी संख्या से कट गया तो उसे कहते हैं हम लोग भाज्य संख्या। तब हम चेक करते हैं 15 का। आपको बोलेंगे 15 को चेक कीजिए, तो 15 1 और स्वयं से तो ये कटेगा ही कटेगा, 1 और स्वयं से कट गया। इसके अलावा ये किसी संख्या से कटता है? तो आप बोलिएगा बिल्कुल, ये 3 से भी कटता है और ये 5 से भी कटता है। तो मैंने 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी ये कटता है, तो इसका मतलब 15 जो होगा आपका वो भाज्य संख्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 19 की। 19 किस किस से कटता है? 1 से कटता है और 19 से कटता है, 1 और स्वयं। इसके अलावा ये किसी और से कटता है? तो बोलिएगा नहीं कटता है। इसका मतलब 19 जो होगा वो आपका अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 2 की बात करते हैं। अगर हम 2 लें, 2 1 से कटता है और 2 से कटता है। 1 और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटता है, तो 2 जो आपका है वो भाज्य संख्या है। ठीक है, अगर हम 4 की बात करें तो 4 1 से कटता है, 4 से कटता है, और एक संख्या और है ये 2 से भी कटता है। तो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट गया, इसका मतलब ये जो है आपका अभाज्य संख्या। सॉरी, ये जो आपका है ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है, ये आपका भाज्य संख्या, सॉरी ये आपका भाज्य संख्या है। और ये 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी से नहीं करता है, तो ये आपका अभाज्य संख्या, उल्टा हो गया था, ये आपका अभाज्य संख्या है। क्लियर? किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। अगर आपको बोले कि बताइए 24
भाज्य या अभाज्य। तो 24 को हम लोग ये देखेंगे कि एक और स्वयं के अलावा, मैंने 1 और 24 के अलावा अन्य किसी संख्या से करता है कि नहीं करता है। आप बोलिएगा 2 से भी करता है, 3 से भी करता है, 4 से भी करता है, 6 से भी करता है, 8 से भी करता है। मैंने एक और स्वयं के अलावा कितनी सारी संख्या से करता है। और भी एक आपका आएगा 12 से करता है। कितनी सारी संख्या से करता है, तो एक और स्वयं के अलावा अन्य एक भी संख्या आपको मिल गया, तो मैंने 1 और 24 के अलावा अन्य कोई और संख्या मिल गया है, तो इसका मतलब ये जो आपका होगा ये आपकी भाज्य संख्या होगी। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम पूछे कि एक भाज्य या अभाज्य है, तो भाज्य या अभाज्य इसको चेक करते हैं। तो एक किससे करता है, तो आप बोलोगे एक केवल 1 से करता है, स्वयं भी तो वही संख्या होगा। तो इसको भाज्य संख्या होने के लिए, कौन संख्या, भाज्य संख्या होने के लिए काटने वाला जो होना चाहिए, काटने वाला होना चाहिए 2 से अधिक। 2 से अधिक, 2 से अधिक मैंने ये 2 में कौन कौन आएगा, एक और स्वयं, मैंने एक और स्वयं के अलावा। और अभाज्य संख्या में क्या होता है, अभाज्य संख्या में होता है एक और स्वयं के अलावा अन्य कोई संख्या नहीं काटे। तो मैंने अभाज्य संख्या में काटने वाला कितना होना चाहिए, 2, एक और एक स्वयं, एक और स्वयं, मैंने 2 संख्या काटने वाला होना चाहिए। लेकिन एक जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे, एक जो वहां पे लिखा हुआ है उसको काटने वाला केवल और केवल, एक जो यहाँ देख रहे हो, इसको काटने वाला केवल और केवल एक ही संख्या है, वो है 1। इसके अलावा और एक होना चाहिए। अगर 2 संख्या इसको काटे तो ये आपका हो जाता भाज्य, सॉरी अभाज्य। और 2 से अधिक काटता, 2 से अधिक संख्या काटता, तो ये आपका बन जाता भाज्य। अब देखिए, अभाज्य होने के लिए, अभाज्य होने के लिए एक और संख्या जो होती है स्वयं, मैंने 2 संख्या से करना चाहिए। तो हम आपको पूछे हैं कि एक भाज्य है, एक अभाज्य है। तो एक अभाज्य होने के लिए 2 संख्या से करना चाहिए। क्या ये 2 संख्या से कट रही है, तो नहीं, ये केवल एक संख्या एक से ही कट रही है, दूसरी संख्या से नहीं कट रही है, दूसरी संख्या से नहीं कट रही है, केवल एक ही संख्या से कट रही है। और अभाज्य होने के लिए 2 संख्या से कटना जरूरी है। इसका मतलब ये अभाज्य नहीं होगा, ये अभाज्य नहीं होगा। अब भाज्य की बात करते हैं। भाज्य के लिए एक और स्वयं के अलावा कोई और संख्या से कटना चाहिए। तो यहाँ एक और स्वयं तो हो ही नहीं पा रहा है, तो कोई और कहाँ से आएगा, ये अभाज्य भी नहीं होगा। तो कुल मिला के एक जो आपका है ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत अगर है तो नीचे कमेंट कर लीजिएगा, उसको हम लोग अगला वीडियो में हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ये आपकी बेसिक जितनी भी बातें थी वो होगी आज कंप्लीट। अब इसी में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, ऐसे हैं जिसका प्रयोग कभी कभी एग्जाम में किया जाता है। कैसे किया जाता है समझिए। प्राकृतिक संख्या का योग कहेगा, क्या कहेगा, प्राकृतिक संख्या, 3 क्वेश्चन आता है। प्राकृतिक संख्या का योग कहेगा, दूसरा कहेगा सम संख्या का योग, सम संख्या का योग, तीसरा आपका होगा विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग। अब ये जो कहेगा, ये आगे में लगा लिखा होगा लगातार, लगातार, यहाँ भी होगा लगातार सम संख्या का योग, या लगातार विषम संख्या का योग, या लगातार प्राकृतिक संख्या का योग, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब इसी में अगर हम आपको क्वेश्चन कहें, इसको लॉजिक के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम आपको बोले 1 और 2 संख्या का योग कितना होगा, तो आप कहिएगा 1 और 2 कितना होता है, 3। मैंने 2 संख्या को अगर हम जोड़े हैं, 2 संख्या हम पहला था 1, दूसरा है 2, 2 संख्या को जोड़े हैं तो आंसर आया है 3। अगर हम 3 संख्या को जोड़े, 1 + 2 + 3, इसका आंसर कितना होगा, 3 2 5 1 6। मैंने अगर हम 3 संख्या को जोड़ते हैं तो आंसर आता है 6। अगर हम 4 संख्या को जोड़े, मैंने 1 2 3 4, 4 संख्या को जोड़े तो आंसर आता है 10। ठीक है। अगर इसमें 5 संख्या को जोड़े तो आंसर आता है 15। अगर इसमें हम 6 संख्या को जोड़े तो आंसर आता है 21। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखने के, अगर 2 संख्या को जोड़े थे 3 आ रहा था, 3 संख्या को जोड़े तो 6 आया, 4 संख्या को जोड़े तो 10 आया, 5 संख्या को जोड़े तो 15 आया,
6 संख्या को जोड़े तो 21 आया। आखिर ये हो कैसे रहा है, ये हो कैसे रहा है? तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जितना संख्या आपको पूछेगा उसमें एक जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है, वो आपका आंसर है। ठीक है, नहीं समझे होंगे? अगर हम बोल रहे हैं कि दो संख्या का योग कितना होगा, लगातार दो संख्या का योग, लगातार दो प्राकृतिक संख्या का योग, यहाँ लिख देते हैं लगातार दो प्राकृतिक संख्या का योग, प्राकृतिक संख्या का योग। ठीक है, लगातार दो प्राकृतिक संख्या का योग, ये आपको बोल दिया लगातार दो प्राकृतिक संख्या का योग। इसमें हम लोग क्या देखें, सूत्र क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। इसमें क्या होता है, n का मान कितना है, कितना संख्या पूछ रहा है, दो, तो जितना पूछेगा वो आपका n हो जाएगा। दो पूछ रहा था, दो, n प्लस 1 मैंने जितना संख्या पूछ रहा था उसमें एक जोड़ देना है, तो n प्लस 1 हो गया 3, बटे में 2 है तो बटे में 2, देखिए 2 2 कट गया, कितना निकला 3। यही आपका आंसर था कि दो संख्या का योग कितना था, 3। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, चार संख्या का योग क्या 10 निकलता है कि नहीं निकलता है। तो चार संख्या का योग मैंने n का मान कितना रखेंगे, 4, और n प्लस 1 मैंने इसमें एक जोड़ देंगे 5, अब बटे में 2 है तो बटे 2, 2 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 10 आ जाता है। अगर हम 6 का चेक करें, 6 संख्या का योग 21 था, फिर चेक करते हैं कि इस रूल पे आता है कि नहीं। n इंटू एन प्लस 1 होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं, n का मान कितना है 6, इसमें एक जोड़ देना है, 6 1 7, बटे में 2 है तो बटे में 2, 3 से कटता है, 3 से काट दिए 21। तो कितना भी संख्या कहेगा तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर कहेगा लगातार 100 संख्या का योग, लगातार 100 प्राकृतिक संख्या का योग, प्राकृतिक संख्या भी नहीं दे सकता है, इसके यहाँ पर लिखेगा धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कहे या प्राकृतिक संख्या कहे, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब लगातार कितना कहा, 100, तो जितना कहेगा उतना लिखना है, उसमें एक जोड़ देना है, तो 100 में एक जोड़ेंगे 101, बटे में 2 कर देना है, 2 से काटेंगे कितना वाला 50 बार में, एक जीरो है तो जीरो डाल दिए, 101 गुना 5 करेंगे तो 505, ये आपका आ जाएगा आंसर। तो कुछ नहीं करना, जितना भी संख्या कहेगा उतना लिख, जैसे मान लो को 50 संख्या तुमको कहा, तुम 50 लिखोगे और उसमें एक जोड़ोगे 51 और 2 से गुना होगा तो 25, 25 गुना 51 कर दीजिएगा 25, बाकी 2 25, 125 2 127, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहे तो आपको दिमाग ज़्यादा लगाना ही नहीं, आप सिर्फ ये करना, जितना संख्या पूछा है उतना आप +1 कर देना, उसमें बटे 2 कर देना, तो ये आपका है आंसर। ये VVI है, इसको याद कीजिए, ये बहुत ज़रूरत पड़ेगा आगे आपको। ठीक है, चलिए अब प्राकृतिक हो गया, अब सम संख्या में देख लेते हैं, सम संख्या का क्वालिटी देख लेते हैं। तो सम संख्या कितना होता है, 2 से शुरू होता है, 2, और दो सम संख्या की अगर हम बात करते हैं, दो सम संख्या का योग, ठीक है, दो सम संख्या का योग, दो सम संख्या लगा, ये जितना भी बोलते हैं ना ये लगातार बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, लगातार दो सम संख्या का योग। लगातार मैंने पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे, 2, और उसके बाद कितना सम संख्या होगा, उसके बाद वाला 4, इसका योग जब हम करते हैं कितना आया, 6। मैंने दो लगातार संख्या को हम जब जोड़े हैं तो उसका आंसर कितना आया, 6। कितना आया, 6। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगर इसमें तीन संख्या को जोड़ते हैं, 2 + 4 + 6, तीन सम संख्या को जोड़ते हैं कितना आता है, अब बोलोगे 6010 2 12, ये 12 आता है, कितना आता है 12। मैंने जितना संख्या तीन संख्या को जोड़े तो 12 आ गया। अगर हम चार संख्या को जोड़े, 2 4 6 8, ये लगातार सम संख्या है, 2 के बाद 4 सम संख्या, 4 के बाद 6 सम संख्या, 6 के बाद 8 सम संख्या, इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है, देखिए तो इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है, जोड़िए, इसको जोड़ते हैं तो आपको आता है 20। अगर लगातार 5 कह देते, 2 4 6 8 10, लगातार 5 कह देते तो इसका योग आता है 30। अब हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे, अगर 2 कर रहे थे तो 3 आ रहा था, 3 कर रहे थे तो 12 आ गया, 4 लगातार कर रहे थे तो 20 आया, 5 लगातार कर रहे थे तो 30 आया। इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो रहा है n इंटू एन प्लस 1, बस यही
इसको याद रखिएगा, n इंटू एन प्लस 1। अब समझिएगा इस बात को, जैसे दो संख्या था तो उसका आंसर कितना आया 3, तो कैसे आया 2 गुने, ठीक है, सॉरी 6 आया ना, दो सम संख्या का योग 6 आया, तो यहाँ पर आता है 6 6। यहाँ पे हुआ क्या है, जितना सम संख्या का रहा था उतना उसमें एक अधिक से गुना कर देना है। जैसे दो सम संख्या का रहा था 2 गुना 3 कर दें, कितना है 6। यही आपका आंसर है। अगर हम बोलते हैं 3 सम संख्या, तो 3 सम संख्या बोले उसमें एक गुना वह गुना कर दीजिए, 3 चौक 12, 12 ही आपका आंसर। अगर बोले 5 सम संख्या, तो 5 उसमें एक बढ़ा दीजिए, कितना हुआ 6, गुना कर दीजिए, वही आपका आंसर है। अगर बोलते हैं हम 40 सम संख्या, तो आप क्या करते 40 गुना 41 कर देते, वही आपका आंसर हो जाता। तो घबराने वाले इस टाइप के सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। तो सम संख्या में हमने क्या देखा, सम संख्या का होता है n इंटू एन प्लस 1। सेम प्राकृतिक वाला ही है, उसमें बटे में 2 होता है, लेकिन इसमें बटे में 2 नहीं होता है। बटे में 2 क्यों नहीं होता, क्योंकि ये ऑलरेडी सम संख्या है, इसीलिए। चलिए अब नेक्स्ट हम विषम संख्या की बात करते हैं। विषम संख्या, तो विषम संख्या कहाँ शुरू होता है, 1 से, 1 3 5 7 9 ऐसे करके आपका इन्फिनिटिव तक जाता है। विषम संख्या में हम लोग जोड़ के अगर देखते हैं, लगातार दो विषम संख्या का योग अगर करते हैं, तो 1 और 3 कितना होता है 4। मैंने दो विषम संख्या को जोड़े हैं तो आंसर आया है 4। अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 1 प्लस 3 प्लस 5, 5 3 8 1 9, 3 संख्या लगातार संख्या को जोड़ देते हैं तो 9 आया। 4 जोड़ते हैं, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, 4 जब लगातार सम संख्या को विषम संख्या को जोड़े हैं तो ये आपका आया है 16। अगर हम 5 को जोड़ते हैं, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, तो सबको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 25। मैंने जितना संख्या हम बोले, 2 संख्या बोले थे तो 4 आ गया, 3 बोले तो 9 आ गया, 4 बोले तो 16 आ गया, 5 बोले तो 25 आ गया। तो इसमें हो क्या रहा है, जितना संख्या बोल रहे हैं ना, जितना संख्या बोल रहे हैं उसके स्क्वायर वाला वहां पे उसका जगह ले रहा है। अगर 2 संख्या बोल रहे थे, 2 का स्क्वायर 4, ये आपका आंसर था। 2 का स्क्वायर कितना 4, ये आपका आंसर था। अगर हम 3 संख्या की बात करते हैं, 3 का स्क्वायर कितना है 9, ये आपका आंसर है। अगर हम 4 संख्या की बात करते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना है 16, ये आपका आंसर है। अगर हम 5 संख्या की बात करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये आपका आंसर है। अगर आपको 10 संख्या लगातार सम संख्या विषम संख्या की बात करता है तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, यही आपका आंसर होता है। अगर 20 कहता है तो 20 का स्क्वायर 400। जितना संख्या कहेगा उसका स्क्वायर कर दोगे, वो आपका विषम संख्या का योग निकल जाएगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक में किसी को भी दिक्कत है। प्राकृतिक संख्या के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, प्राकृतिक संख्या के लिए बनता है n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। और सम संख्या के लिए क्या बनता है, सम संख्या के लिए बन जाता है n इंटू एन प्लस 1। सब कुछ सेम है लेकिन बटे में 2 गायब है। और अगर आपको विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या में क्या आता है, विषम संख्या में आपका आता है एन का स्क्वायर। क्या आता है, एन का स्क्वायर, जितना संख्या बोलेगा उसका स्क्वायर कर देना। 50 विषम संख्या बोलेगा तो 50 का स्क्वायर 25 का, यही आपका आंसर है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या में हम लोग समझ गए हैं एन इंटू एन प्लस 1, सम संख्या में समझ गए हैं n इंटू एन प्लस 1, प्राकृतिक में n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2। सम संख्या में क्या होता है n इंटू एन प्लस 1, दोनों सेम ही होता है, सिर्फ बटे में 2 गायब हो जाता है। विषम संख्या क्या होता है n स्क्वायर, ये आपका आंसर है। यहाँ तक में किसी भी भाई बंधु को दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर लीजिएगा, उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। बाकी हम लोग अपरिमेय संख्या में आपका क्वेश्चन कभी कभी आता है कि बताइए पाई कौन संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो आपका होता है 22/7, ये परिमेय है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आगे कहेगा पाई कौन सी संख्या है, तो पाई अपरिमेय है, लेकिन पाई का मान कौन सी संख्या है, तो पाई का मान जो आपका है वो परिमेय है। वो क्या है, परिमेय। यहाँ तक में किसी को भी दिक्कत, यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। बाकी कल से हम लोग आपके चैप्टर पे जाएंगे। चैप्टर आपका है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, कल से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक में किसी भाई बंधु को दिक्कत है आप नीचे कमेंट कीजिएगा, उसको हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
ठीक है, ओके, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, ओके।